हेलो फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पूर्व मध्यकाल में जो बचे हुए सेगमेंट थे हमारे, उसे आज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने पूर्व मध्यकाल से रिलेटेड 2-3 प्रश्न देख लिया था। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि आप देखोगे कि बीपीएससी में लगातार पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो पाल कला से रिलेटेड हर एक 2 साल में 1 साल रिपीट तो होता ही है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे टैकल करेंगे। इसके साथ ही आप देखोगे तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत और उत्तर भारत में किस प्रकार से हुई, इससे रिलेटेड भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमने इस सेगमेंट को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम उठाते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष आखिर क्या था और इसका परिणाम क्या हुआ। पहला क्वेश्चन हम आपको लिख के भी दे देते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था तथा इसके ऐतिहासिक महत्व को बताइए। सबसे पहले तो इसमें जानना यह आवश्यक है कि आखिर त्रिपक्षीय संघर्ष इसको कहते क्यों हैं। नाम से ही स्पष्ट है, त्रिपक्षीय यानी 3 पक्ष के बीच जो संघर्ष हुआ था, इसलिए इसे त्रिपक्षीय कहते हैं। तो आखिर आप सवाल उठता है कि ये 3 पक्ष थे कौन। तो सबसे पहला था पाल शासक, दूसरा अगर हम बात करें तो प्रतिहार थे, और तीसरा जो पक्ष था वो राष्ट्रकूट था। अब हम इसके बारे में थोड़ा ये देख लेते हैं ये किन क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। तो अगर हम पाल शासकों की बात करें तो इसका क्षेत्र था बंगाल और बिहार। वहीं अगर हम बात करें प्रतिहार की तो ये आप कह सकते हो गुजरात और कुछ हद तक राजस्थान वाले क्षेत्र थे। अब हमारा बचता है राष्ट्रकूट। ये आप देखोगे तो दक्षिण भारत में बिलोंग करते थे, ये महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र था, तो इसे हम दक्षिण भारत नाम दे सकते हैं। तो ये हमारा था त्रिपक्षीय, कौन कौन जो है इसमें शासक ने इस युद्ध में भाग लिया। दूसरा इसमें आपको ये पॉइंट जानना चाहिए कि आखिर ये हुआ कब था। तो ये हम बात करें त्रिपक्षीय संघर्ष की तो लगभग 8वीं सदी से लेकर लगभग आप कह सकते हैं कि 10वीं सदी तक इनका संघर्ष चला था। अब आता है बात आखिर ये संघर्ष हुआ क्यों था। देखो, हम एक पॉइंट पर ध्यान दे रहे हैं कि हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर इन सभी बातों को हम एक जगह रख देते हैं तो लगभग जो भी हमारे सेगमेंट है वो कवर हो जाते हैं। तो इसी पक्ष पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताएं, ताकि इधर उधर बिखरने से अच्छा है हम 2D पॉइंट रहें। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आखिर इस त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण क्या थे, या फिर ये संघर्ष हुआ क्यों था। तो इसके पीछे का मेन जो रीजन था वो कन्नौज का क्षेत्र था। अब कन्नौज क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम कन्नौज की बात करें तो ये हर्षवर्धन के काल से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो गया था। इसके पीछे का एक तो रीजन था इस पर हर्षवर्धन का शासन, और ऐसा माना जाता था कि जो भी कन्नौज के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेता वो लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पे उसका कब्जा हो जाता। और दूसरा अगर हम बात करें तो यह आर्थिक रूप से भी धनाढ़ क्षेत्र था। इसके पीछे का रीजन यह है कि ये आप देखोगे कन्नौज तो उत्तर प्रदेश में अभी भी पड़ता है, और ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, जिस वजह से यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, और यहाँ आप देखोगे कि उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस वजह से यहाँ पर कर भी अच्छे से वसूला जाता था, और उत्पादन अधिक होने के कारण अधिशेष होता था, जिस वजह से आप देखोगे रेवेन्यू अधिक कलेक्ट होने के कारण राज्य की स्थिति अच्छी हो जाती थी। इस वजह से यह देखोगे कि जो भी बड़े शासक हुए हैं वो गंगा नदी के दोआब वाले जो क्षेत्र हैं उस पर आधिपत्य उन्होंने जमाना चाहा। ये प्रभाव हमें हर्षवर्धन के काल में भी दिखता है, लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात
उत्तर भारत में कोई ऐसा शासक नहीं हुए जो इसके ऊपर अस्थायी रूप से नियंत्रण कर सके। इस वजह से कन्नौज के ऊपर लगातार जो है संघर्ष होते रहता है कि मतलब उत्तर के शासक हो या फिर दक्षिण के शासक हो, ये हमेशा प्रयासरत रहते थे कि कन्नौज को अपने क्षेत्र में मिला लिया जाए। तो हमने जो अभी बात किया आर्थिक महत्व की, दूसरी आप देखोगे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पीछे का कारण हमने जैसा कि बताया भी कि ये उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के भी मध्य में पड़ता है लगभग। और दूसरी बात अगर हम करें तो इस क्षेत्र पर चूंकि पहले से हर्षवर्धन जैसे बड़े शासक की कब्जा था, तो इस क्षेत्र पे कब्जा अगर कोई भी दूसरे शासक कर लेते थे तो ऑलरेडी उनका प्रभुत्व बढ़ जाता। तो ये आपका हो गया आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण कन्नौज के। अब सवाल उठता है कि आखिर जो है इस संघर्ष में कौन कौन शासक ने भाग लिया था और उनकी क्या उपलब्धि रही थी। तो हम इन तीनों वंश के यानी इन तीनों राज्यों के जो प्रमुख शासक हुए हैं उनके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा एक ब्यौरा देंगे ताकि हमें स्पष्टता रहे कि इन्हीं शासकों ने इन संघर्षों में भाग लिया था। फिर हम बताएंगे कि आखिर इसका परिणाम क्या हुआ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये जो तीनों वंश थे इनके कौन कौन से प्रभुत्वशाली शासक हुए जिन्होंने इसमें भाग लिया था। तो अगर हम बात करें पाल शासकों की तो उसमें धर्मपाल और एक शासक हुए हैं देवपाल, इन्होंने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। वहीं अगर हम बात करें प्रतिहार शासकों की तो उसमें आप देखोगे वत्सराज, नागभट्टम द्वितीय और इसके साथ ही मिहिर भोज, ये प्रमुख शासक हुए हैं जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अब बात आती है जिन शासकों ने दक्षिण भारत से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, उसमें ध्रुव और एक और शासक हुए हैं जिनका नाम है गोविंद तृतीय, इन्होंने इस संघर्ष में भाग लिया था। अब हम चौथे एलिमेंट की बात करेंगे कि आखिर इसका परिणाम क्या हुआ। देखो अंतिम रूप से इसका कोई जो है निष्कर्ष निकल कर नहीं आता है। तीनों शासक आपस में लड़ते हैं और एक एक करके देखोगे कि धीरे धीरे लड़ते हुए ये लोग कमजोर हो जाते हैं। इसका रीजन यह है कि जब पाल शासक मजबूत होते थे तो मान लेते हैं कि वो अपनी सत्ता जो है कन्नौज के ऊपर स्थापित करने में सफल हो जाते थे, लेकिन जो ही उस वंश के शासक कमजोर होते थे या तो प्रतिहार हो या फिर राष्ट्रकूट हो, फिर वहाँ पे संघर्ष करते थे और वहाँ पे जो है अपना कब्जा जमाने में सफलता हासिल करते थे। अंतोगत्वा यही होता है कि तीनों जो है कुछ समय तक इस पे शासन किए हैं, अलग अलग समय की बात कर रहा हूँ, लेकिन अंतिम रूप से कोई भी यहाँ पर अस्थायी रूप से नहीं जमे रह पाए। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य कमजोर हुआ, अस्थिर हुआ और धीरे धीरे करके आप देखोगे कि इन तीनों ही राजवंशों का पतन हो गया, यानी तीनों राजवंशों का पतन हो गया। अब देखिए इसमें एक और भी पॉइंट पूछा जा रहा है कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या था। हमने इन सभी बातों की तो चर्चा की ही, लेकिन आखिर इतिहास में हम इसे क्यों पढ़ते हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी हम कुछ लाइन में आपको बता देते हैं। ऐतिहासिक महत्व, सबसे तो बड़ा परिणाम इसका या फिर ऐतिहासिक महत्व ये रहा कि आप देखोगे कि विखंडित राज्य को जन्म दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी एक जो है बड़ा राज्य यहाँ पर स्थापित नहीं हो पाया और जो इनके बीच की आपसी संघर्ष थे, इस वजह से ये राज्य इतने कमजोर हो गए कि बाहरी आक्रमण जारी रहा और ये राज्य इतने कमजोर हो गए थे कि इसी के पश्चात आप देखोगे कि तुर्की हो या फिर अरबी हो, इस समय आक्रमण बाहर से होने लगे और धीरे धीरे करके आप देखोगे कि यहाँ पर मुस्लिमों का सत्ता स्थापित होने लगा। हालांकि पहले तो उत्तर और पश्चिमी वाले क्षेत्र में आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके जैसा कि आप लोग जानते भी हैं
आगे जो हम लोग पढ़ेंगे भी कि सल्तनत काल की स्थापना होती है और उसके पश्चात तो हालांकि मुगलों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया। तो ये इसका अंतिम रूप से परिणाम हुआ। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष का लाभ तो नहीं ही हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि ये भारत में अस्थायी शासन देने में असफल रह गए और इसके कारण बाहरी आक्रमणकारी जो कि तुर्क के रूप में आए थे वो भारत में अपना सत्ता जमाने में सफलता हासिल कर ली। तो ये आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना था। अब हम लोग देखते हैं कि इसी से रिलेटेड आप देखोगे तो पाल कला और राष्ट्रकूट कला के ऊपर इस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें हम लोगों को क्या क्या पॉइंट जानना चाहिए उसके बारे में आते हैं और चर्चा करते हैं। आइए पहले हम क्वेश्चन आपको लिख देते हैं ताकि आपको सहूलियत हो। पाल कला एवं राष्ट्रकूट कला की विशेषताओं को बताइए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें हमें ज़्यादा नहीं, अगर हम यूपीएससी की बात करें या फिर यूपीपीसीएस की, तो वो तो शॉर्ट में क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं 200 से 250 शब्द में। लेकिन अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है पाल कला के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे और राष्ट्रकूट से थोड़ा कम पूछा जाता है, तो वहाँ पर चाहिए आपको इस स्ट्रेटजी को ध्यान में रखें। तो पाल कला के रूप में आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा मूर्तियाँ बनी है उसमें आप देखोगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ, और ये आपको अलग अलग अवस्थाएं में दिख जाएगी। जैसे कि आप देखोगे अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, भूमि स्पर्श मुद्रा, ये सब अलग अलग बौद्ध धर्म से संबंधित कला के उदाहरण हैं जो कि आपको पाल कला में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप देखोगे कि इस कला में सर्वाधिक जो उपयोग हुआ है काले पत्थर, और इसके साथ ही आपको दिख जाएगा कांस्य की मूर्तियां। इसमें जो सबसे बेस्ट उदाहरण माना जाता है वो आप देखोगे पाल कला में सबसे अच्छा जो उदाहरण जाना जाता है वो सुल्तानगंज में निर्मित गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ, गौतम बुद्ध की प्रतिमा कहिए या फिर मूर्तियाँ, ये इसका बेस्ट उदाहरण माना जाता है। इसमें आप देखोगे इन मूर्तियों में आपको शालीनता नजर आएगी, इसमें नजर आएगा आपको कोमलता, अलंकरण और शरीर के संतुलन के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। यानी लंबाई कितना होना चाहिए, चौड़ाई कितना होना चाहिए, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इस कला की आपको ये सब विशेषताएं देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाल कला में आपको धार्मिक सहिष्णुता की प्रवृत्ति दिख जाएगी, यानी सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव दिखेगा। इस काल में न केवल गौतम बुद्ध से संबंधित मूर्तियां बल्कि हिंदू धर्म से संबंधित भी मूर्तियां बनने लगे थे, इसीलिए इसे धार्मिक सहिष्णुता भी कहा जाता है। और इस कला के ऊपर आप देखोगे तो विदेशी प्रभाव भी आपको दिख जाएंगे। विदेशी प्रभाव खासकर अगर हम बात करें तो तिब्बत, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया, इसका भी प्रभाव आपको पाल कला के ऊपर दिख जाएगा। तो ये हमने बात की अगर सिर्फ पाल कला के ऊपर पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रकूट कला से भी संबंधित पूछा जा रहा है और आपको शब्दों की सीमा के ऊपर भी ध्यान देना है। तो इससे रिलेटेड भी आपको कुछ तथ्य रखने होंगे। जैसे कि आप देखोगे तो राष्ट्रकूट कला की सबसे जो बड़ी विशेषता थी वो पत्थर को काटकर मूर्तियां व मंदिरों का निर्माण। और राष्ट्रकूट कला में सबसे जो बड़ी विशेषता आपको दिखेगी, इसमें न केवल हिंदू धर्म से संबंधित बल्कि
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इससे संबंधित भी आपको मूर्तियां देखने को मिलेगी। और इसका जो सबसे बेस्ट उदाहरण माना जाता है वो है एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं। इसमें भी आपको बहुत सारे मूर्तियों का उदाहरण मिल जाएगा। और इसमें अगर विशेष रूप से बात किया जाए तो जो मूर्तियां बनती थी वो शिव, पार्वती और यहाँ तक कि अगर बात किया जाए तो रावण की भी मूर्तियां बनाई जाती। तो ये इसकी मुख्य रूप से विशेषता थी। और इसमें आप देखोगे तो विशेष रूप से मंदिर और मूर्तियों में विशालता के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था। क्योंकि आप देखोगे तो दक्षिण भारत में पठारी क्षेत्र आपको ज़्यादा दिखेंगे, तो यहाँ पे जो मंदिर बनते थे वो चूंकि पहाड़ों को काट के ही बनाया जाता था, तो उनका आकार आप देखोगे बड़े ही भव्य और विशाल ज़्यादा दिखेंगे। इसके साथ ही आप देखोगे तो दक्षिण भारत की प्रवृत्ति रही है कि वो शक्ति को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। इसका इम्पैक्ट आपको उनके मूवी में भी दिख जाएगा, जैसे कि युद्ध के माध्यम से किसी चीज़ को दिखाना या फिर युद्ध में वीरगति को प्राप्त करना, इसको वो लोग बहुत ही सम्मानजनक रूप से देखते हैं। और वैसे लोग जिनकी मृत्यु युद्ध में या फिर वीरगति को प्राप्त करते हैं उनकी पूजा भी की जाती है। तो ये आपको दिख जाएगी राष्ट्रकूट कला की विशेषताएं के रूप में। तो ये हमने अभी तक दो प्रश्नों को देखा। एक तो हमने देखा पाल कला के ऊपर, दूसरा देखा त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था उसकी प्रवृत्ति कैसी रही थी और उसका परिणाम क्या रहा था। अब हमारा एक जो टाइप बच रहा है वो है भक्ति आंदोलन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भक्ति आंदोलन के ऊपर इस सेक्शन से बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इन्हें भी हम लोग देखते हैं और इसे किस प्रकार से हल करेंगे वो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन जो कि बराबर पूछे जाते हैं, भक्ति आंदोलन के सामाजिक प्रभाव को बताइए। यहाँ पर सबसे पहले हमें यह बताना होगा कि आखिर इसे भक्ति आंदोलन क्यों कहते हैं। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, श्रद्धा या फिर समर्पण। तो आप देखोगे कि 8वीं से 10वीं सदी के बीच आपको ये प्रवृत्ति देखने को मिलेगी कि फिर से, जैसे कि हमने पढ़ा था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन जैसे बड़े संप्रदाय उभर के आए थे और इन्होंने समाज को गाइड करने का काम किया था। तो ये जो 8वीं और 10वीं सदी का काल है, फिर से आपको ये प्रवृत्ति दोहराती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस काल में फिर से सामंती व्यवस्था ज़्यादा मजबूत होने लगे थे और समाज में जटिलता आने लगी थी। इसके साथ ही जाति व्यवस्था बहुत ही कठोर होने लगे थे, जिसके कारण कुछ संतों ने यहाँ पे, हालांकि अगर बात करें तो हिंदू धर्म से संबंधित ज़्यादा संत उभर कर आए और उन्होंने सामाजिक जो है कठोरता को, यानी इनके बीच जो द्वेष का भावना उत्पन्न हो गया था उसे संतुलित करने के लिए कुछ संत आए और इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से इसे संतुलित करने का काम किया। यहाँ अगर हम बात करें भक्ति के स्वरूप की तो ये आपको दो प्रकार के नजर आएंगे। जो पहला है उसमें आप देखोगे कि साकार और दूसरा जो है निराकार। मतलब यहाँ पर ईश्वर की मूर्तियां बनाई जाती थी और जहाँ की निराकार की अगर बात करें तो इसमें ईश्वर की मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी। इसकी प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें साकार जो बनती थी, इसमें कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, इसका प्रचलन ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रश्न आपका पूछा जा रहा है सामाजिक प्रभाव के बारे में, तो आपको मात्र जो है 40 से 50 शब्दों में भक्ति को स्पष्ट करना है। बाकी जो भी शब्द हैं वो आपको सामाजिक प्रभाव के रूप में बताना है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि सामाजिक प्रभाव में या फिर सामाजिक कारक के रूप में हम लोग कुछ पैरामीटर को लेते हैं, जैसे कि वहाँ पर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सामाजिक समानता की बात, स्त्री की स्थिति, इसके साथ ही आप देखोगे कर्मकांड,
भाषा और धार्मिक सहिष्णुता, इसकी चर्चा हम लोग समाज के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वर्ण व्यवस्था को लेकर कुछ संत उभर कर आए, जैसे कि आपको रैदास, तुलसीदास, कबीर और तुकाराम जैसे संत उभर कर आए, और इन्होंने जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी आलोचना की। इनका मानना यह था कि जन्म के आधार पर ये जो जाति व्यवस्था की बात की जाती है यह उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था की देन है। चूँकि ऋग्वैदिक काल में या फिर पहले के काल में कर्म के आधार पर जाति का या फिर वर्ण का विभाजन किया जाता था, लेकिन बाद के काल में जो जन्म के आधार पर इन व्यवस्थाओं को जबरदस्ती थोपा गया है वो एक तरह से ब्राह्मणवादी विचार है, तो उसकी इन्होंने आलोचना भी की। इसमें हमने बात किया कि इन सभी संतों ने इन बातों का विरोध किया। दूसरी तरफ आप देखोगे तो इन्होंने सामाजिक समानता की बात की, यानी जब ईश्वर ने सबको समान रूप से बनाया है तो फिर नीचे आने के बाद ये जो भेदभाव होता है वो गलत है, और इन्होंने इन बातों का विरोध किया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो स्त्री की स्थिति इस समय बहुत ही खराब हो चुकी थी, चूँकि सामंतवादी व्यवस्था बहुत ही कठोरता से लागू हो रहा था। और आप लोगों को पता है कि सामंतवाद जो है वो स्त्रियों की शिक्षा या फिर बाल विवाह के ऊपर आप देखोगे, सामंतवादी व्यवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो स्त्री की शिक्षा को रोकते हैं, जबकि दूसरी तरफ आप देखोगे तो वो बाल विवाह को ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, बहु विवाह को ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं। तो इस वजह से आप देखोगे कि कुछ स्त्रियों ने भी इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण भी आते हैं, मीराबाई, एक हैं लाल देवी, जो कि कश्मीर वाले क्षेत्र में, और एक नाम आता है अक्का महादेवी का। इन्होंने इस व्यवस्था का विरोध किया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इन्होंने कर्मकांड का भी विरोध किया था। कर्मकांड मतलब ये हुआ कि ब्राह्मणवादी विचार का इन्होंने विरोध किया, चूँकि आप देखोगे कि इनका मानना था कि शिष्य और ईश्वर के बीच में डायरेक्ट संवाद होना चाहिए, ना कि किसी मध्यस्थों के माध्यम से। तो इस वजह से आप देखोगे कि इन्होंने कर्मकांड या फिर यज्ञ जैसी प्रथा को इन्होंने विरोध किया। भाषा की अगर हम बात करें तो पहले संस्कृत भाषा का यूज किया जाता था, लेकिन इसे समझने वाले बहुत कम लोग थे, और जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वो इसकी जो व्याख्या देते थे वो सब मानते थे। लेकिन इस काल में आप देखोगे भक्ति आंदोलन के पश्चात कुछ क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी भाषा, मराठी भाषा, और वही दक्षिण में आप देखोगे तो तमिल भाषा, इसका विकास हुआ। ये भी आप देख सकते हो कि भक्ति आंदोलन की ही उपज थी। वहीं अगर हम बात करें धार्मिक सहिष्णुता की, तो इसके अंतर्गत आप देखोगे कि जो भक्ति आंदोलन के जो भी संत हुए हैं वो हिंदू और मुस्लिम सामंजस्य की बात करते थे। आगे चलकर आप देखोगे जब सूफीज्म का उदय होता है तो उसकी भी प्रवृत्ति कमोबेश इसी प्रकार को देखने को मिल जाएगी। तो इस रूप में आप देखोगे कि भक्ति आंदोलन ने कैसे समाज को प्रभावित किया। न केवल आप देखोगे समाज को, बल्कि इन्होंने अर्थव्यवस्था को भी गति दिया और राजनीति को भी गति दिया था। लेकिन चूंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है सिर्फ समाज के बारे में, तो हम यहाँ पर सिर्फ समाज तक रहेंगे। इसी से ज़्यादा प्रश्न भी बनते हैं, राजनीति से प्रश्न बनते भी नहीं हैं। इसी प्रश्न में अगर थोड़ा घुमा दिया जाए और पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के उदय पर प्रकाश डाले, तो उसे आप किस प्रकार से टैकल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही शॉर्ट में। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। दक्षिण भारत में अगर भक्ति आंदोलन की बात करें, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हालांकि दक्षिण भारत से ही हुई है, और ऐसा कहा भी जाता है कि भक्ति उपजे द्रविड़, लाए रामानंद, प्रकट किए कबीर, 7 द्वीप 9 खंड। इसका मतलब यह है कि दक्षिण भारत से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी,
और इसे उत्तर लाने में रामानंद की भूमिका थी और इसे संपूर्ण भारत में यानी पूरे भारत में फैलाने का काम कबीर जैसे संतों ने किया। तो अब आइए और देखते हैं कि आखिर दक्षिण भारत में किस प्रकार से इसका उदय हुआ था। सबसे पहले अगर इसकी काल अवधि की बात करें तो 8वीं से 10वीं सदी के मध्य इसका आरंभ हुआ था। तो इसमें आप देखोगे किसी एक पार्टिकुलर टाइम की हम बात नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप देखोगे पूरे मध्यकाल में ये चलता रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया भी कि दक्षिण भारत में इसकी उत्पत्ति भी हुई। तो अब आती है बात दक्षिण भारत में क्या विशेष था। तो इसमें आप देखोगे तो अलवार और दूसरा नैनार, यहाँ पे दो प्रकार के आपको संत दिखेंगे। अलवार उसके कहते हैं जो वैष्णव धर्म या फिर विष्णु के जो उपासक थे वो अलवार कहलाए, जबकि जो शिव के उपासक थे वो नैनार कहलाए। प्रमुख अलवार संतों की अगर बात करें तो आंडाल इसके प्रमुख संत थे। वही नैनार संतों में बात करें तो करेकाल इसके प्रमुख संत हुए। अब आगे बात करते हैं, इसमें देखोगे जैसे कि हमने बात किया कि भक्ति आंदोलन जब उत्तर भारत में फैला था तो अवधी ब्रज भाषा का प्रसार हुआ था। उसी प्रकार दक्षिण भारत में क्षेत्रीय भाषा के रूप में तमिल भाषा की उत्पत्ति होती है और व्यापक रूप से इसका प्रसार होता है। न केवल उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी कर्मकांड का विरोध हुआ। जैसे कि आप देखोगे कर्मकांड, यज्ञ इत्यादि का आपको विरोध होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जातीय समानता, सामाजिक समानता, इन सबों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसके साथ ही आप देखोगे कि यहाँ भी ब्राह्मणवादी जो कर्मकांड हो रहे थे उसका व्यापक रूप से विरोध किया गया और भक्ति के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। भक्ति के ऊपर जोर, भक्ति का सीधा सा अर्थ हमने जैसा कि बताया समर्पण, त्याग, प्रेम, इन सभी के ऊपर जो है ध्यान दिया गया और जो मध्यस्थ होते थे उनकी भूमिका को समाप्त करने का प्रयास किया गया। उत्तर के भक्ति और दक्षिण के भक्ति में सबसे बड़ा जो अंतर आपको दिखेगा वो यहाँ पे आपको मंदिर के माध्यम से भक्ति का प्रसार ज़्यादा दिखेगा। इस वजह से अगर हम बात करें तो पल्लव हो या फिर राष्ट्रकूट वंश हो, दक्षिण भारत में इन्होंने काफ़ी अधिक संख्या में मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसके माध्यम से न केवल आप देखोगे सांस्कृतिक का केंद्र बना बल्कि भक्ति के रूप में ये समाज में अपना प्रसार करने में ज़्यादा सफल हो पाए। तो ये बातें आपको यहाँ पर चर्चा करनी होगी जब आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रसार या फिर उत्पत्ति के बारे में। तो ये हमने आज बात किया कि पूर्व मध्यकाल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा पूर्व मध्यकाल कंप्लीट होता है। अगले क्लास से हम लोग मध्यकाल में आ जाएंगे और उसके एक एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।